हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द रियल सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और ये है स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम बढ़ने वाले इस चैप्टर में थोड़ा आगे, क्योंकि यार बहुत सारी ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं जिन्हें हमें जानना और सीखना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी है आप उस कॉन्सेप्ट को सीखना। मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन और उस कॉन्सेप्ट को सीखना दोनों ही सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि चीज़ें अप्लाई करना आएंगी तभी पता चलेगा कि हाँ आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था। या यूँ कह लो कि जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी अप्लाई करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट आ रहा होता है फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आप करें, अपने आप से हो पा रहा हो तो। वैसे मैं कराने की यहाँ कोशिश करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँ ताकि आप चीज़ें जान जाएं अप्लाई करना। ठीक है सर, तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है इस लेक्चर में। तो क्या है सर आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्टिक्स प्रॉब्लम है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है हमें, कॉन्करेंट लाइन और कोलिनियर क्या होता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जी सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। आ जाइए सर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम से क्या कहना चाह रहे हैं सर, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कराने? नहीं यार, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। और आपको याद दिला दूं, ये स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 02। जी सर, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम क्या होता है सर, यहाँ पर हम एक लाइन को एज अ मिरर ट्रीट करने वाले। डायग्राम देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है सर, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जी सर, आ जाइए। इसको एज अ मिरर हम ट्रीट करवा रहे हैं। फिजिक्स में ऐसे तो पढ़ा है ना, मिरर को ऐसे ही डायग्राम ऐसे बनाते हैं। जी सर, अगर ये नॉर्मल मिरर है, एक नॉर्मल मिरर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। मैंने इस पे एक रे इंसिडेंट कराई, वो रे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे बन नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, यहां से मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देता हूं तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, जो कि दोनों बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो रही फिजिक्स की बात है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट, कि अगर मान लो यार मैं इस इंसिडेंट रे पे एक पॉइंट पी मानता हूं x1 y1। बहुत आसान बात है, कंसंट्रेट कीजिएगा, यहां से आपको चीजें ध्यान से समझनी है। एक पॉइंट माना p x1 y1 और एक पॉइंट माना q, कहां पर सर, रिफ्लेक्टेड रे पे x2 y2। सब कुछ भूल जाएगा पर ये याद रखिएगा, ये सब कुछ है, ये मिरर है, लेकिन इससे पहले क्या था, ये लाइन था। ये लाइन था, इसको मिरर बनाया गया है। याद है आपको, एक डायलॉग है एक फिल्म का, टोटल धमाल, उसमें बोलता है सर ये ऑटो था, बाद में इसको हेलीकॉप्टर बना है। तो आ जाइए, ये एक लाइन है, बाद में इसको मिरर बनाया गया है, तो याद रखिएगा लाइन है, इक्वेशन भी दिया हुआ है। ठीक है सर, अब मैंने कहा कि इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, और ये भी एक लाइन ही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्रकार होंगी। हाँ सर, लाइन्स होंगी। अगर ये दोनों लाइन्स हैं और ये ऐसे मैं प्रोड्यूस कर दिया हूं, बट याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जो पी पॉइंट इंसिडेंट रे पे है उसका मिरर इमेज यहां पाया जाएगा, किस पे सर, रिफ्लेक्टेड पे। वाइसे वर्सा, जो क्यू पॉइंट रिफ्लेक्टेड पे है वो पाया जाएगा इंसिडेंट पे, क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश, इसका मिरर इमेज यहां, इसका मिरर इमेज यहां। ये था कॉन्सेप्ट इसका, मतलब ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ये बातें। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है सर, क्या पूछ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। वो कहते हैं एक रे है जो पी का पी x1 y1 से पास कर रही है, एक लाइन से रिफ्लेक्ट होके x2 y2 से पास कर रही है। जी सर, एक लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन ऐसे दी होगी। फिर वो कहेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इक्वेशन बता दीजिए। तो आप कहेंगे यस सर मैंने पढ़ा है, निकाल दूंगा। सर कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट तो पता होने चाहिए। वो स्लोप पॉइंट हो सकता है, पॉइंट पॉइंट हो सकता है, 2 इंटरसेप्ट हो सकते हैं, एक इंटरसेप्ट स्लोप हो सकता है। सब कुछ मैंने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन में। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पॉइंट पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अब देखिए, जैसे ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट से पास होके आई, मतलब आ रही थी, और इसको एज अ मिरर ट्रीट करके वो रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट हुई इस पॉइंट से पास हुई। अब वो कह रहे हैं इसी लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, है ना।
तो आप इक्वेशन लिखने के लिए कहेंगे सर एक पॉइंट तो दिया है, एक पॉइंट और मिल जाता तो काम हो जाता। कहीं वो इस पॉइंट की तो बात नहीं कर रहे। जी हाँ, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो आप बहुत आसानी से इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, और ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, P का ही तो मिरर इमेज है सर। अब मिरर इमेज बस निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देखिएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो आपको इतना तो पता होगा सर, क्या सर, कि ये एक मिरर है और ये दूरी बराबर होगी। नॉर्मल मिरर में यही होता है। हाँ सर। और ये जो पॉइंट होगा, अगर मैं इसको A बोल दूं तो ये कहीं ना कहीं इस P और P डैश का मिड पॉइंट है। ये तो रही पुरानी बात है, इतना तो पता चला ना, ये A मिड पॉइंट कितना होगा। ठीक है सर। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मतलब ये कह रहा हूं कि ये 90 डिग्री होगा। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला गया है, किसका इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी है। P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पॉइंट पे। पहले तो मिड पॉइंट था, उसको भूल जाइए। अब मैं अलग बात बता रहा हूँ, नई बात। क्या सर, कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, इसको ऐसे भूल जाइए तो यही तो दिखेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है एक लाइन पे इस पॉइंट से। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है क्या? क्या भूल गए? भूलना नहीं चाहिए था, याद है, मैं लिख देता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? अगर किसी पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम किसी लाइन पे डालते हैं तो फार्मूला क्या होता है सर? बहुत इजी फार्मूला है सर, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस x2 सॉरी y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -1। और इस पॉइंट को ही इस लाइन की इक्वेशन में पुट करना है, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में, मतलब जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है, जिस लाइन पे डाला गया है, उसमें उस पॉइंट को पुट कर दीजिए। तो कुछ ऐसा बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, और डिवाइड कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है ना सर। सर यहाँ x1 y1 क्या है? ये पॉइंट्स, वही पॉइंट है। अब यहाँ x और y जो आपको मिलेंगे वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a के। ठीक है सर। अब a अगर मान लीजिए आपको मिल गया, मैं बोल देता हूँ अल्फा बीटा मिल गया, a मिल गया हमें अल्फा एंड बीटा, तब आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इन दोनों के इन दोनों जो पॉइंट है, लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो मतलब मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के अगर आधा करूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, दैट इज अल्फा, जो कि मुझे नोन हो गया है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आसान था यार। इससे परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का सम का आधा करूंगा तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों के सम का आधा करूंगा तो बीटा मिलेगा। तो अल्फा बीटा हमें नोन है, मैं इसकी कोऑर्डिनेट बता दूंगा, और अगर इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, लेट इट बी ये आया थीटा और फाई। तो अब इस पॉइंट का यूज करके आप रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन नहीं लिख देंगे? हाँ सर, लिख तो देंगे, पर चीजें थोड़ा समझ नहीं आई क्योंकि सब कुछ सामने नहीं हुआ है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम इस क्वेश्चन को कह लीजिए अंजाम देते हैं। आइए मिटा दूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है सर, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट 3,10। एक सोर्स ऑफ लाइट जो 3,10 पे रखा हुआ है, और एंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट, उसमें से एक लाइट निकलती है जो कि स्ट्राइक करती है एक लाइन को जिसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, वो लाइन हमारा मिरर ट्रेट करेगा। क्यों सर? आगे पढ़ते हैं। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू 7,2 से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यार रिफ्लेक्शन कभी होगा? जब वो लाइन एज अ मिरर ट्रेट कर रहे हो। ठीक है सर। वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, दोनों का इक्वेशन पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका पॉइंट निकालिए, उसका पॉइंट निकालिए। क्या सर? इमेज पॉइंट। तो आप ऐसे बोल देने समझ नहीं आ रहा, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, चीजें समझ में आएंगी। लगा चुके हैं? मैं लगाऊं? बहुत आसान है यार, एक बार पॉज करके ट्राई करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, चीज़ें जो अगर ध्यान से सुने हैं तो बहुत आसानी से लगने वाला है ये। मैं लगाऊं? चलो, बहुत आसान था, है ना सर? आधे लोग का लग गया, आधे लोग बचे हुए हैं। ज़्यादा क्या पूछ लिया है कि इंसिडेंट रे का भी इक्वेशन पूछ लिया है। और इंसिडेंट रे का भी यार करना क्या है सर, क्यू का भी मिरर इमेज निकालिए और इन दोनों पॉइंट से इसका इक्वेशन लिख दीजिए। सर ये क्या बता रहे हैं, या तो कोई फिगर ही नहीं है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, फिगर वही बनेंगे जो भी मैंने फिगर बनाया था। ये एक मिरर है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, और एक
रे इंसिडेंट हो रही है सर। रे इंसिडेंट कैसे हुई? एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है सर पी, कहाँ पर 3,10 पे, 3,10 पे पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो रे उससे पास करेगी ना, जाहिर है वहीं से निकल रही है 3,10। जी सर, ये रिफ्लेक्ट हो गई, जो कि पास कर रही है किससे? 7,2 से एक पॉइंट मान लेते हैं 7,2, और ये P हो गया। और कह रहे हैं क्या सर कि इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। कह रहे हैं सर आपको तो दिख रहा है लैपटॉप में, हमको कहाँ दिखेगा? तो क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, इतना तो दिख रहा होगा। करना क्या है सर? रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का हमें क्या निकालना है? इक्वेशन। चलिए यहाँ देखिए, अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो मैंने इसका क्या निकाला? मिरर इमेज। मिरर इमेज ही तो निकालना था मुझे। हाँ सर, मिरर इमेज कैसे निकालूंगा? इस पॉइंट को इसमें पुट करो, फिर इसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट से स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करके इससे डिवाइड कर दो। सर ये बातें एकदम बता दी है आप, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालता हूँ सो दैट ये मिड पॉइंट काम करेगा पी डैश का। इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये पॉइंट लाई करेगा क्यू पे, ये पी डैश क्यू पे लाई कर रहा है, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट। इसको भी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसका मिरर इमेज कुछ यहाँ लाई करेगा। तो इसको भी अगर मैं मिला देता हूँ तो ये और ये बराबर, ये 90 डिग्री, ये और इसको भी मिला देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। डॉटेड लाइन को समझ नहीं आता है ना जी सर, ये और ये बराबर, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसको बी, इसको ये मान लो। ठीक है सर, सबसे पहले पुट परपेंडिकुलर निकालिए दोनों का। इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, मतलब फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है सर? इधर देखिएगा, x माइनस इस पॉइंट का अपॉन ए क्या था सर? इस इक्वेशन का x का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट दैट इज 2 इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन क्या है सर? 1। ठीक है, फिर क्या है सर? इसको किससे इक्वेट करते थे? -1, फिर उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 6 अपॉन इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। याद रखिएगा जितने भी डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ें, डिस्टेंस फार्मूला जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, उसमें एक बात कॉमन थी कि हम उस इक्वेशन का जो एक्स और वाई कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करके डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर याद रखिएगा कि डिस्टेंस की बात नहीं है, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं, उसका स्क्वायर करके, ऐड करके, बस रूट नहीं है। यहाँ पर गलती हो जाती है बहुत बार कि रूट की बात आ जाती है, मतलब रूट लगा देते हैं। ठीक है, मुझसे बहुत बार गलती हुई है, लेकिन याद रखिएगा इससे कैसे पहचानेंगे सर कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस की बात नहीं है, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा डिस्टेंस में आएगा रूट, लेकिन यहाँ पर रूट कोई नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक का इक्वेट करके। क्वेश्चन हटा दूँ, चीज़ें समझ में आ गई, नोट कर लिए होंगे। जैसे देखिए x माइनस 3 अपॉन 2 बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 या 6, और यहाँ से आ जाएगा बहुत आसानी से, वेरी इजी, 10 अपॉन 4 प्लस 5 दैट इज 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई, हाँ सर 7। अब इस 7 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यू निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा सर? 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 10 अपॉन 1, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू y माइनस 10, y की वैल्यू 12। क्या आपको p डैश मिल गया है क्या? नहीं सर, हमें ये मिला है a, मतलब इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ से मिड पॉइंट आप फार्मूला लगा सकते हैं क्या सर? अगर मान लो इसको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ, तो अल्फा प्लस 3 क्या लगाना है सर? अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 मुझे मिला है इसका कोऑर्डिनेट। इन दोनों के कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट इज 7। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा सर? 14, एक्स की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 11। सेम एज यहाँ निकाल लेते हैं, मतलब बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना है सर? 12। क्या सही है? जी सर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 14। अब आपको दो पॉइंट मिल गए, इसका एक्स और बीटा, अल्फा बीटा क्या आ गया है सर? 11 14। ओके सर, ये चीजें पता चल गई। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है ना। एक लाइन पे दो पॉइंट पता है तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं यार, लिख के दिखाते हैं। लिख दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए
चलिए लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे सर? पहले इन दोनों से स्लोप निकालेंगे। फार्मूला ऐसे होता है, कुछ इक्वेशन कैसे बनता है, 2 पॉइंट इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है सर? एक्स, आई एम रियली सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आप कह रहे होंगे सर ये बार बार मत लिखिए, हमें पता है। लिखने से याद होता है यार, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। आ जाइए प्लीज़। y माइनस y1 पुट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया ये इक्वल्स टू, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, तो y2 माइनस y1 यहाँ से निकालेंगे 14 माइनस 2, चीज़ें बहुत तेज कर रहा हूँ 14 माइनस 2 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर? 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 हमारा स्लोप आ गया। x माइनस x1 पॉइंट हमने यही माना था, तो इसका x कोऑर्डिनेट 7 है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 84। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 12x माइनस 5y, इसको भेजा, इसको इधर भेज देते हैं, 74। आई होप कि मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर ना हुई होगी। तो सिचुएशन यही है। एक बार और आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने किया क्या है। देखिए मुझे ये पॉइंट गिवन था, ठीक है, ये पॉइंट गिवन था और इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी। फिर हमने किया क्या है सर? इस पॉइंट का हम मिरर इमेज निकाले। हमें पता था कि इसका जो मिरर इमेज है वो इस लाइन पे लाई करता है, और अगर हमें ये पॉइंट मिल जाता है तो ये पॉइंट तो गिवन ही है, और हम इन दोनों पॉइंट का यूज करके इस लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से लिख देंगे, ठीक है। फिर इसीलिए हम इस पॉइंट को निकालने के लिए निकल पड़े, और जब हमने इस पॉइंट को निकालने के लिए देखा तो क्या सिचुएशन हमें दिखी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी उसका मिड पॉइंट ये है। क्यों सर? क्योंकि ये मिरर एज अ ट्रेड कर रहा है, जितनी यहाँ से दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर की जो इमेज की जो दूरी होती है दोनों बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये एज अ मिड पॉइंट ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। अब ये हम यहाँ से एज अ, ये भी हो सकता है, अब ये पॉइंट एक और तरीके से बिहेव कर रहा है कि पी पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इजी फार्मूला मैंने बताया, याद कर लीजिए। अगर पॉइंट हमारा अल्फा बीटा है तो फार्मूला होगा x माइनस अल्फा अपॉन ए, y अपॉन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू -1 अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा गंदा हो गया बट यही है, ये भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों अलग चीज़ें हैं ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया है, फिर दूसरा मैं क्या लगा रहा हूँ सर? मैं बहुत आसानी से फार्मूला लगा दे रहा हूँ कि मुझे मिड पॉइंट पता है, तो इसका और इसका जोड़ के आधा करूंगा। क्या x की बात करूँ, x कोऑर्डिनेट इस दोनों का जोड़ के आधा करूंगा, तो इसका मिल जाएगा, है ना। तो यही मुझे पता है। अब चीज़ें अगर 3 अननोन हो, 2 पता हो जाए उसमें से, तो एक आप निकाल पाएंगे इस इक्वेशन से। तो मैंने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया, तो मुझे ये इक्वेशन सॉरी ये पॉइंट मिल गया। और अगर ये पॉइंट मिल गया और मुझे ये पॉइंट पता था, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। और सेम एज आप इसमें भी करके मेरे हिसाब से आप करिए, तभी आपको अप्लाई करना आना होगा। प्रैक्टिस करिए। ये तो निकाल दिया, यही सेम चीज़ें एकदम वाइस वर्सा लिखने की जगह आप इसको सॉल्व करिए और इसका इक्वेशन निकालिए, ठीक है। समझ में आया? ऑप्टिक्स प्रॉब्लम बहुत आसान चीज़ है। आगे चलते हैं, मिटा दें। चलिए अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सर एंगल बाइसेक्टर। अगली हेडिंग लगाइए सर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर? हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा, हाँ सर। अब वो जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल बिटवीन टू लाइंस को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। जैसे मैंने ये 2 लाइंस बनाए कुछ इस प्रकार, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी, उस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। बाइसेक्टर मतलब जानते हैं ना सर? 2 बराबर भागों में 2 बराबर भागों में, क्या बोल रहा हूँ, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। L2 L1 ये लाइन्स हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन अराइजेस ये होता है, ये तो पता चल गया ये इस टर्म का मतलब क्या था सर। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख दीजिए आप। वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे आप एक कोई भी पॉइंट लेते हैं, दैट मान लीजिए मैंने P ले लिया, अल्फा बीटा
कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, कोई भी पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पे, उस पॉइंट से आप अगर दोनों लाइन की तरफ मूव करेंगे ना परपेंडिकुलरली, तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे। मतलब इस दोनों लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ये इन्फॉर्मेटिव बात, ठीक है। अब इसी का यूज करके हम इसका इक्वेशन लिख देंगे बहुत आसानी से। क्या आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट क्या होता है सर? ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ सर, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करिए, फिर उस इक्वेशन के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करके उससे डिवाइड कर दीजिए। आइए मैं लिखता हूँ, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा सर? a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, इसमें पुट कर दिया, हाँ सर। अब क्या करना है सर? इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स और वाई के, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसी का, सॉरी b1, आई एम रियली सॉरी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मॉड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सर? इस पॉइंट को इसमें भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 अपॉन a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो कुछ इक्वेशन ऐसे निकल के आएगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर होगा प्लस माइनस a2 अल्फा प्लस बीटा बीटा लिख रहा हूँ, इट्स b2 बीटा प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट। दिख रहा है सर? वो c कट गया है, दैट इज c2, ठीक है। अभी कह रहे प्लस माइनस कहाँ आ गया? मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, ठीक है। मॉड हटाएंगे तो एक पॉजिटिव नहीं। मॉड क्या करता है? किसी भी चीज़ को निगेटिव हो तो पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव हो तो निगेटिव बना देता है। हमें नहीं पता है कि वैल्यू कैसी होगी, तो पॉजिटिव निगेटिव पहले से आगे लगा रखे हैं। अगर निगेटिव आएगी तो वो क्या करेगा? निगेटिव उससे मिलके क्या बना देगा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रहने देगा। चलिए सर, ये बातें समझ में आ गई। बट अब एक क्वेश्चन और अराइज हुआ होगा आपके दिमाग में, मे भी अगर नहीं हुआ है तो मैं कर देता हूँ। खुद सोचिए यार, ये जो लाइन है, सॉरी, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो दो एंगल होते हैं ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। तो अब कैसे पता चलेगा कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है ना? ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं? मतलब हमें थोड़ी पता है वो एंगल कौन सा था, हमने तो बस इक्वेशन निकाल दिया। तो कैसे पता करेंगे सर कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर था? उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट। क्या करना है सर आपको? दोनों इक्वेशन के जो एक्स के कोऑर्डिनेट है उनका मल्टीपल, यानी a1 a2 प्लस b1 b2, इसका जो साइन आएगा, इसका जो साइन आएगा वो साइन इसमें रखने से, मतलब प्लस माइनस है ना, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव लेंगे, अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है तो उसका निगेटिव लेंगे, प्लस माइनस में से। जो यहाँ पर साइन आएगा वो बताएगा कि उस साइन से अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो ये जो हमारे पास आएंगे दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पूरी वैल्यू रखने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस का होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यहाँ पर निगेटिव आती है तो निगेटिव, इस होल की वैल्यू निगेटिव रखने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो ऑब्ट्यूस होगा, मतलब ये जो साइन होगी वही ऑब्ट्यूस को देगा, ठीक है। और अपोजिट वाला जो होगा एक्यूट, इसका साइन डिसाइड करेगा कि कौन ऑब्ट्यूस का इक्वेशन देने वाला है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन देने वाला है। इसका साइन a1 a2 प्लस b1 b2, याद रखिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज, ठीक है। चलिए आगे भी बहुत चीजें हैं, मिटा दूं? एंगल बाइसेक्टर समझ में आया? चलिए सर एक और बात करते हैं, अगली बात करते हैं एक और बात कह रहा हूँ, अगली बातें करते हैं। क्या है सर अगली बात? अब हम पढ़ते हैं यार कॉनकरेंट क्या होता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कॉनकरेंट एंड कोलिनियर, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए साथ में देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। कॉनकरेंट एंड कोलिनियर क्या होता है सर?
3 lines are said to be concurrent sir if their point of intersection are same. मतलब सर मान लीजिए कॉन्करेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे कुछ ऐसे जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको आप अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखें क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स लाइज ऑन दी थर्ड लाइन पे लाई कर रही है। ये आपका निकालने का मेथड भी हो सकता है, मतलब अप्रोच आप कैसे लगाएंगे सर, कैसे पता चलेगा कि 3 लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है सर, कि तीनों लाइन के इक्वेशन हमें गिवन होंगे। अगर तीनों लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद उसको तीसरे लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है हेंस तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। ठीक है। एक दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात क्या है कि सर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उससे आप डिटरमिनेंट बुला के उसकी वैल्यू 0 कर दीजिए। मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इस जो वैल्यू आएगी उसकी अगर मान लो 0 आ रही है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ तीनों लाइन कनकरेंट हैं। समझ में आई चीज़ें, समझ में आ रही होंगी। आगे चलें। कोलिनियरिटी क्या होती है सर, कोलिनियर तो पढ़े होंगे क्लास 9 में बताया गया है, मिटा दूं। चलो कोलिनियर क्या होता है सर, थोड़ा बहुत है यहाँ पर, ये थोड़ा आसान है इसलिए जल्दी चल रहे हैं। कोलिनियर क्या होता है, मतलब सर कि अगर तीन एक लाइन पे ही हमारे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स की बात थी और वहाँ पर वो लाइन की बात थी। मतलब तीन लाइन एक पॉइंट पे लाई कर रही है, यहाँ पर 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रही है, उसको बोलते हैं कोलिनियर, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। ठीक है सर। यहाँ ये कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर आपको एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है सर। क्या सर, कि यार यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास हुआ स्लोप, 2 पॉइंट से जो पास होगा स्लोप, और फिर 2 अगले पॉइंट से जो पास होगा स्लोप, वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना सर। एक लाइन पे आप 2 पॉइंट को मान लीजिए, मतलब हमें स्लोप लिखने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए, तो हम इस लाइन से 2 पॉइंट को मान के स्लोप लिखेंगे। फिर और मतलब इन दोनों से एक स्लोप लिख लीजिए, फिर इन दोनों से एक स्लोप लिख लीजिए। दोनों की जो स्लोप की वैल्यू होगी अगर बराबर आती है, तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों जो हमने तीनों पॉइंट लिए थे वो क्या थे, कोलिनियर थे। ठीक है, ये पहला अप्रोच जो आपके हिसाब से हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है सर, आप इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आप वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल मान लें। लेट दीज पॉइंट्स बी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस मान लीजिए। ठीक है, मानने के बाद उससे एरिया निकाल दीजिए यूजिंग द फॉर्मूला डिटरमिनेंट। हाफ क्या हो जाएगा सर, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहते हैं कि इस तीन जो मतलब हम कहते हैं ये तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर है। भैया यार तीनों अगर सेम पे आ जाएंगे तो एरिया तो 0 हो जाएगा ना, तो वही है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है यहाँ पर। जी सर, इसको थोड़ा खोल के लिख दूँ, इसको मतलब बहुत लोगों को डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्या लगाना है सर, 1 3 3 1, मतलब x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 प्लस x3 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, आई थिंक सो, रियली सॉरी, रियली 3 माइनस y3 माइनस y1, और यहाँ पर एज यूजुअल हमारे पास 1/2 होगा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप क्लास 10th में देखे होंगे। ठीक है, क्या कैमरे में आ रहा है, मे बी मुझे लगा कैमरे में नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। समझ में आया। कोलिनियर पॉइंट्स वो क्या था, 3 लाइन अगर एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर और कॉनकरेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट वाली बातें कर लें। मिटा दूँ। जी सर, जी सर, बहुत इजी चीज़ें थी, समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक लाइन से किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे हम निकालेंगे,
देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है। पहला केस 1 की बात करूं तो ये हो सकता है कि वो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के एक ही साइड बिलोंग कर रही हैं, मतलब यहाँ पर Q यहीं पर P, x1 y1 मैंने माना है, ठीक है, x2 y2। इसका इक्वेशन दिया हुआ है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, सेकेंड केस, कि क्या बना रहे हैं सर, कर्व नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हाँ स्ट्रेट लाइन, कि दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड में बिलोंग कर रही हों। सर ये Q है, ये P है, ये Q है, और इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन है। ये एक केस, ये दूसरा केस। तो हम क्या मतलब कैसे बताएंगे कि इसका पोजीशन क्या है इन दोनों पॉइंट्स का, अगर दोनों ही एक ही साइड पे बिलोंग कर रहे हैं, सेम साइड, और एक अपोजिट साइड, दोनों केस में क्या होगा सर। सबसे पहले क्या करना है आपको सर, दोनों पॉइंट को एक एक करके पुट करना है। मतलब अगर मान लो इसको मैं L बोलता हूँ, सबसे पहले आप LP निकालिए, फिर LQ निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट करके ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ये सिचुएशन यहाँ पर लगाना है, इससे आपको उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन आराम से मिल जाएगा। क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा, P को पहले उस पॉइंट में पुट कर, उस लाइन में पुट करिए, पुट करने के बाद Q को उसमें पुट करिए, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, आपको उन दोनों पॉइंट का पोजीशन मिल जाएगा। दूसरी बात क्या सर, अगर दोनों पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ लाइन लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है। मतलब LP निकालिए, फिर LQ निकालिए, इस बार लेस देन 0 कर दीजिए अगर दोनों अपोजिट साइड है। ये क्या है सर, इफ बोथ आर ऑफ अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट, और ये क्या है, सेम साइड। अगर सेम साइड पे कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0। अगर अपोजिट साइड पे बिलोंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, लेस देन 0। ये इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी लाइन से एक पॉइंट का क्या पोजीशन है। समझ में आई चीज़ें, बहुत आसान थी। आगे चलें, मिटा दूँ, सबको समझ में आएगा यार। बस थोड़ा सा ऐसे करिए कि मैंने कहा ना कि कंसंट्रेशन लेवल हाई करके अगर आप बैठ रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है सर, कुछ ना कुछ लिखते चलना है। लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं भाई, मतलब ज़्यादा दिन तक कह लो या फिर भूलने ही नहीं वाली हैं। अगर आप उसे क्यों कह लो, ज़्यादातर टाइम इंटरवल पर लिख रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, तो फिर भूलने वाली नहीं है। रिवाइजमेंट ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि बाद में भूलेंगे नहीं, भूल जाएंगे अगर आप फ्रिक्वेंटली उस चीज़ों को बार बार देख नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। मिटा दूँ, मिटा दें। आज का लास्ट पॉइंट मार्कर भी। तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है सर, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब क्या सर, मतलब अगर आप ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाया सर बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हाँ सर, तो समझिए, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है यार कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है XY एक पॉइंट है बस। सर किस लाइन पे, वो सब नहीं, बस एक पॉइंट दिया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, उस पर एक पॉइंट हमारा XY। नाउ इज सेइंग दैट कि उसका जो ओरिजिन था हमने शिफ्ट कर दिया। एक ओरिजिन था, हमने उसको शिफ्ट कर दिया HK, ठीक है, 0 0 था, अब HK बना दिया। नाउ इज सेइंग दैट किया, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ, चीज़ें ध्यान से समझिएगा। पहले XY कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया था हमें XY, ठीक है, उसका जो ओरिजिन था 0 0, उसने उसको बना दिया HK। क्वेश्चन है ये। फिर कह रहे हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था इसको रोटेट कर दिया। इस पूरे एक्सिस को रोटेट करता है तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों रोटेट होंगे, कुछ थीटा एंगल से कुछ ऐसा रोटेशन हो रहा है, ठीक है, थीटा एंगल से दोनों रोटेशन होंगे। जाहिर बात है वो रोटेट कराएगा तो दो रोटेशन होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, और एक निगेटिव डायरेक्शन में होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव। क्लॉकवाइज को निगेटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं, इतना तो जानते हैं जी सर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्या है सर हमारा एंटी, और ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कर दिया है। नाउ इज आस्किंग कि अब बताइए कि जो XY है वो क्या होगा, हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमने इस तरीके से छेड़खानी की है। पहले XY हमने कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, तब दिया जब हमारा एक्सिस नॉर्मल था। अब कह रहा है कि अब मैंने क्या किया, ओरिजिन को 0 0 से HK बना दिया और एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा डिग्री।
अब बताइए कि वो जो पॉइंट हमने पहले लिया था, अब उस पॉइंट क्या होगा, अब उसके एक्स वाई क्या होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा के बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। टेबल कुछ इस प्रकार है, न्यू एक्स वाई कैपिटल में लिखना है, आई एम रियली सॉरी, एक्स वाई ये है हमारे पास एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, ठीक है। यहाँ लिखना है हमें कॉस थीटा, रियली इजंट इट, नहीं नहीं नहीं, कॉस थीटा, यहाँ लिखना है हमें कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, ये एक टेबल कुछ ऐसा, दिख रहा है टेबल। न्यू मतलब यहाँ पर एक्स वाई, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए, वेयर, चीजों को समझ लीजिए, एक्स कामा वाई कैपिटल कैपिटल कैपिटल, एक्स कामा वाई ये क्या है हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और एक्स कामा वाई जो हमारे क्या है सर, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। एच क्या है सर, पॉइंट्स वेयर origin is shifted, ये हो गया। दूसरा क्या सर, थीटा, थीटा एंगल बाय विच एक्सिस इज रोटेटेड, एंगल बाय विच एक्सिस गेट रोटेटेड, जिस एंगल से एक्सिस को रोटेट किया गया है वहां पर थीटा है। अब याद रखें यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, बहुत आसान चीज है। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, याद रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा, और दोनों को मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें एक्स मिल जाएगा। वाई में क्या करना है सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब x माइनस एच में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा का, प्लस y माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा का, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हम थीटा को नेगेटिव पॉजिटिव कब लेंगे सर, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब पॉजिटिव और जब क्लॉकवाइज होगा तब नेगेटिव। माइनस बाद में ही हटाना है, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब थीटा की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव करने के बाद, ये पहले से मत काट दीजिएगा, ठीक है। ये बात की बात है, मतलब यहाँ पर थीटा रखने के बाद ये माइनस को देखेंगे, ये माइनस हमेशा यहाँ रहेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। चीज़ें समझ में आई, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, बहुत ईजी है यार, मतलब ये आपको गिवन है, सॉरी ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बस यही निकालना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि आपको ये देख के न्यू कोऑर्डिनेट दे के ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर न्यू दे के ओल्ड पूछ लेता है, मतलब क्या है सर, मतलब बताते हैं, वही है, अगर न्यू दे के ओल्ड पूछ लेता है तो क्या होगा सर सिचुएशन, मतलब एक्स माइनस एच मान लीजिए, वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स माइनस एच की, तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है ना, एच तो नोन होगा, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एक्स की, और कैपिटल एक्स अगर मुझे दिया है, न्यू दिया है, ओल्ड पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर, करना क्या है सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स का कॉस थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस वाई साइन थीटा। माइनस क्यों आया सर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ऐड ही किया गया बट यहाँ माइनस आ गया ना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है सर, वाई माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, फिर से वही बात है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो मुझे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। वाई यहाँ पर अननोन है, एच दिया होगा, एच के, देखिए ये फार्मूला तब का है जब आपको न्यू ओल्ड ना दिया हो, बाकी तीनों दिया हो, और वो फार्मूला तब का है जब आपको ओल्ड दिया हो, न्यू पूछा, और ये सब तो गिवन होंगे बाय डिफॉल्ट, एच के और थीटा। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि सर कैसे निकालना है, तो आप अगर अपने हिसाब से जाते हैं, बाय डिफॉल्ट दिमाग से जाते हैं, तो आप उसमें लगा तो लेंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा सिचुएशन, सोचेंगे सर ऐसे से शिफ्ट हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ,
करने के बाद लगाते हैं ना अपना दिमाग, मतलब कॉमन सेंस, तो फिर कॉमन सेंस के चक्कर में आप कॉमन बन के रह जाएंगे और चीज़ें भी हो नहीं पाएंगी। चीज़ों को सही से समझने के लिए उसको बाय मेथड जाइए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आज के लिए बस इतना ही। चीज़ें थोड़ा सा और बची हुई हैं, उनको भी अच्छे से बेहतरीन से समझेंगे। और ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, आई होप कि आप इन पे जाके क्वेश्चन ट्राई करिए, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया ना कि अप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछेगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।